हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 4 की एडिशनल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 26 to 32। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं, वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो अगर अभी तक आप लोगों से इसी बैक एक्सरसाइज की या कोई भी कॉन्सेप्ट की वीडियो मिस हो चुकी है, पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 26। A vector has a magnitude and direction। हाँ जी, हमें पता है कि एक वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और एक डायरेक्शन भी होती है। Does it have a location in space? क्या स्पेस के अंदर उसकी कोई लोकेशन भी होती है? लोकेशन मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पे पड़ा होता है, ऐसा भी होता है कुछ। तो सोचिए, जब कभी भी हम ट्राई कर रहे थे वेक्टर्स को लॉस पढ़ना, उसके ऐड कर रहे थे, सबट्रैक्ट कर रहे थे, तो हम कैसे कर रहे थे? हम क्या अप्लाई करते थे कि हमने एक वेक्टर यहाँ लिया, ठीक है, दूसरा वेक्टर मान लो यहाँ पे है ना। तो हम क्या करते थे, हम दूसरा वेक्टर उठा के यहाँ पर भी तो रख लेते थे, है ना। यही उठा के यहाँ रख लेते थे, ये उठा के यहाँ रख लेते थे, सो दैट हमारे को जो मन कर रहा है हम डिफरेंट इसके ऊपर लॉ लगा सके। यानी कि हम अपने अकॉर्डिंग वेक्टर को उठा के उसकी डायरेक्शन सेम रख रहे थे, उसकी मैग्नीट्यूड सेम रख रहे थे, बस हम क्या कर रहे थे, उसको उठा के जहां हमारा मन करा था वो वहां पर हम उसको प्लेस कर रहे थे। ऐसे काफी बार हमने किया है कि मान लो हाँ एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, तो मैं क्या करती थी, इस वेक्टर को उठा के यहाँ लगा देती थी, सो दैट मैं इसके ऊपर आगे कोई ना कोई लॉ लगा सकूं। तो दोनों की टेल जुड़ रही है तो हम यहाँ पे क्या लगा देते थे, पैरेललोग्राम लॉ लगा देते थे। तो यानी कि एक हवा में वेक्टर था, उसको उठा के मैंने अपने आप यहाँ पे रख दिया। यानी कि वेक्टर की कोई भी लोकेशन नहीं है स्पेस के अंदर, हम तो अपने आप ही उठा के उसको क्या कर रहे थे, लॉज लगा रहे थे। तो यानी कि नो, देयर इज नो लोकेशन ऑफ अ वेक्टर इन अ स्पेस। तो हमने इसका आंसर क्या लिखा है कि नो, अ वेक्टर हैज नो डेफिनेट लोकेशन इन अ स्पेस। क्यों? क्योंकि इट रिमेन्स इनवेरिएंट, यानी कि वो इनवेरिएंट रहता है, यानी कि वो चेंज नहीं होता अगर हम उसको डिस्प्लेस कर देते हैं इस तरीके से कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहे। जैसे हमने ये लॉस की बात कर रहे हैं कि एक हवा में था, उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, इसको यहाँ रख दिया, डायरेक्शन वही रही है, उसकी मैग्नीट्यूड वही रहा है, उसका सिर्फ लोकेशन हमने चेंज कर दी, तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। यानी कि इट रिमेन्स इनवेरिएंट व्हेन डिस्प्लेस्ड इन सच अ वे कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बिल्कुल सेम हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, यहाँ तक हमने आंसर दे दिया। नेक्स्ट क्या कहता है, कैन इट वेरी विथ टाइम। अब यहाँ इट का मतलब ना, कई जगह पर किसी और तरीके से आंसर है, कई जगह पे किसी और तरीके से आंसर है। यानी कि अगर आप अपनी एनसीईआरटी उठाते हैं या कोई भी रेफरेंस बुक उठाते हैं तो सब में डिफरेंट आपको आंसर मिलेंगे। मैं आपको दोनों आंसर समझा रही हूँ। इट का मतलब यहाँ पर वेक्टर से भी हो सकता है, इट का मतलब यहाँ पर लोकेशन से भी हो सकता है। कैन लोकेशन वेरी विथ टाइम, 1। कैन वेक्टर वेरी विथ टाइम, तो ये दोनों, इट का मतलब दोनों ही हो सकते हैं और मैं दोनों आंसर बताने वाली हूँ। अगर लोकेशन की अगर हम बात करते हैं कि क्या लोकेशन टाइम के साथ चेंज हो सकती है, भाई जब लोकेशन है ही नहीं तो टाइम के साथ क्या चेंज होगी, है ना। कोई लोकेशन ही नहीं है, उसकी कोई पर्टिकुलर लोकेशन नहीं, वो तो हम अपने अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, उठा के रख रहे हैं कि हाँ हम अपने लॉज लगा सके, तो वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी जब लोकेशन है ही नहीं। एंड इफ इट मीन्स वेक्टर, कैन वेक्टर वेरी विद टाइम, तो यस, वेक्टर की बात करें तो वेक्टर टाइम के साथ वेरी होता है। कैसे होता है कि जैसे कि अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, कि एक जगह, एक जो ऑब्जेक्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं उसको बोलती हूँ कि किसी एक सर्टेन वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो अगर हम देखें कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हर एट एवरी पॉइंट वो क्या होगा, मतलब कि डिफरेंट टाइम पर वो चेंज होता रहेगा। कैसे चेंज होता रहेगा, मान लो बेशक उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो होगी बिल्कुल सेम रहेगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो हम कह सकते हैं कि हाँ जी वेक्टर जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अगर आप कोई भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, मान लो यहाँ पे कैसे कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मूव कर रहा है, किस तरीके से, ऐसे मूव हो गया, ठीक है, कैसे ऐसे मूव हो गया, बेशक वो क्या कर रहा है, वो एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से चल रहा होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो यस वो क्या हो रहा है, टाइम टू टाइम वेक्टर जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ आंसर कैसे लिखेंगे,
तो हम लिखेंगे कि यस, एक वेक्टर जो है वो टाइम के साथ वेरी कर सकता है। एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है एक मूविंग पार्टिकल का, अगर वो एक सर्टेन वेलोसिटी से चल रहा है तो वो टाइम के साथ वेरी करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके पास आता है क्वेश्चन कि विल टू वेक्टर्स ए एंड बी एट डिफरेंट लोकेशन इन द स्पेस नेसेसरली हैव आइडेंटिकल फिजिकल इफेक्ट्स, गिव एग्जाम्पल इन योर स्पोर्ट। तो यानी कि अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर दो इक्वल वेक्टर्स हैं, इक्वल वेक्टर्स का मतलब उनका मैग्नीट्यूड सेम है, उनकी डायरेक्शन सेम है और वो डिफरेंट लोकेशंस पे हैं स्पेस में, तो क्या उनका आइडेंटिकल फिजिकल इफेक्ट होगा। आइडेंटिकल फिजिकल इफेक्ट का मतलब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एंड देयर आर टू वेक्टर्स, मान लो एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है। ओके, तो दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है और मान लो सेम डायरेक्शन है, ठीक है, लेकिन इनकी जो लोकेशन है ना वो डिफरेंट है। लोकेशन डिफरेंट का मतलब क्या है कि मान लो एक इसको इधर से धक्का दे रहा है, तो देखो ये इधर की तरफ रोटेट कर रहा है, और ये इसको इधर की तरफ ऐसे धक्का देगा तो ये ऐसे मूव नहीं हो रहा, बट अगर हम ऐसे करेंगे तो इस तरीके से रोटेट करेगा। ठीक है, तो इधर करेंगे तो इधर रोटेट होगा, इधर करेंगे तो इधर रोटेट होगा। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है एंड सेम डायरेक्शन है, बट डिफरेंट लोकेशन होने की वजह से क्या हो रहा है, इसका टर्निंग इफेक्ट जो है वो डिफरेंट आ रहा है। इनकी ये इधर करेंगे तो इधर की तरफ टर्न हो रहा है, इधर करेंगे तो इधर की तरफ टर्न हो रहा है। तो यस, डिफरेंट लोकेशन की वजह से इफेक्ट डिफरेंट हो सकता है और कई बार सेम भी हो सकता है कि मान लो ये यहाँ ना होकर दोनों के दोनों इधर होते तो दोनों का इफेक्ट सेम होता। तो इट मे और मे नॉट, थोड़ी सी लोकेशन चेंज कर दी, ये इधर रोटेट कर देगा तो ये इधर रोटेट कर देगा। तो हम इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं कि टू इक्वल वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग डिफरेंट लोकेशंस मे नॉट प्रोड्यूस आइडेंटिकल फिजिकल इफेक्ट। जरूरी नहीं है कि वो आइडेंटिकल फिजिकल इफेक्ट्स ही लगाएंगे, जैसे कि टू इक्वल फोर्सेस दो डिफरेंट लोकेशन पर इक्वल टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया कि यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे तो इसकी टर्निंग ये हो जाएगी, इधर ये हो जाएगी, तो सेम इफेक्ट नहीं आया। लेकिन अगर दोनों यहाँ पे होते ऐसे, अभी भी दोनों डिफरेंट लोकेशंस पे ऐसे होते, फिर भी ये सेम इफेक्ट करते। तो इसीलिए यहाँ पे हमने मे यूज किया है कि हाँ जी पॉसिबल भी है और नहीं भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 क्या कह रहा है, अ वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डज इट मीन दैट एनीथिंग दैट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नेसेसरली अ वेक्टर? The rotation of a body can be specified by the direction of the axis of rotation and the angle of rotation about the axis. Does it make any rotation a vector? तो पहले तो यहाँ तक हम इसको सॉल्व करते हैं। वो क्या कह रहा है कि हम कहते हैं कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। क्या ये हमेशा पॉसिबल है कि किसी भी क्वांटिटी के पास अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो क्या हम उसको कह सकते हैं कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है? तो इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि जब हमने एक्सरसाइज करी थी, एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस थे जिसके अंदर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस थे, उनके अंदर भी एक ऐसा एग्जाम्पल आया था जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एक ऐसी क्वांटिटी, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, स्टिल हम इसको वेक्टर नहीं बोलेंगे। और वो कौन सी क्वांटिटी थी? वो थी आपके पास इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट तो आप 10th में भी पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, मान लो करंट क्या होता है, करंट की डायरेक्शन होती है, पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है कि मान लो एक करंट की डायरेक्शन इधर है और एक करंट की डायरेक्शन इधर है। ठीक है, तो आप खुद सोचिए इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी है, इनकी 5 एम्पियर का करंट इधर की तरफ जा रहा है, 5 एम्पियर का करंट इधर की तरफ जा रहा है। ओके, तो दो वेक्टर्स हैं, क्या मैं इसके ऊपर ऐसे कह सकती हूँ कि भाई ये दोनों तारे जुड़ के ना अब यहाँ पे जाएंगी? नहीं ना, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ऐसे तो, है ना। तो क्या होगा एक तरीके से कि ये क्या फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैंने एक करंट इधर भेजा, एक करंट इधर भेजा तो दोनों का रिजल्टेंट जो करंट होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा। नो, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, बट वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करते, या वेक्टर लॉज नहीं, एडिशन वेक्टर के जो लॉज हैं वो फॉलो नहीं करते। ये तो मैंने सिर्फ एडिशन का एग्जाम्पल दिया, ऐसे सब्ट्रैक्शन भी नहीं हो सकता। तो वो फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो आपके जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे?
No, anything that has magnitude and direction is not necessarily a vector. For example, current has magnitude and direction but it does not obey the vector law of addition, so it is not a vector quantity. अब आगे क्या कह रहे हैं? The rotation of a body can be specified by the direction of the axis of the rotation and the angle of rotation about the axis. Does that make any rotation a vector? अब जो एक वेक्टर होता है, जैसे कि रोटेशन है, मान लो कि ये चीज़ है, मैं इसको रोटेट कर रही हूँ, अब मैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कर रही हूँ, ठीक है, और इसकी रोटेशन क्या होती है? एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, यानी कि इस तरीके से रहेगा, यानी कि मैं इसको इस तरीके से रोटेट कर रही हूँ, तो दिस विल बी द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये रहता है ना ऐसे, ये होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके, तो अब ये तो एक पर्टिकुलर इसके पास डायरेक्शन हो गई, राइट? तो किसी ना किसी रोटेशन भी हो रही है, तो क्या रोटेशन जो हुई एक वेक्टर क्वांटिटी हुई? कहने की बात क्या है कि जब हम इसको घुमा रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी है, किसी न किसी स्पीड से मूव कर रही है, इसकी पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन भी है, तो इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. बट रोटेशन को हम एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहते हैं. क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि ये एक वेक्टर का लॉ फॉलो नहीं करती. और वो कौन सा लॉ फॉलो नहीं करती? लॉ ऑफ कम्युनिकेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ. कौन सा लॉ फॉलो नहीं करती? कॉम्यूटेटिव लॉ नहीं फॉलो करती. कैसे? पहले तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, फिर एक्सप्लेन करती हूँ. तो हम लिखेंगे रोटेशन जो है वो जनरली कंसीडर नहीं करते हम उसको वेक्टर, बिकॉज ये कॉम्यूटेटिव लॉ को ऑबे नहीं करती. कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है कि मान लो इस तरीके से ये चीज़ इसकी इक्वल नहीं आती है. अब इस चीज़ का क्या मतलब है? कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है? इस चीज़ का मतलब क्या है? तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे मान लो ये एक चीज़ है, ठीक है, तो इसको हम रोटेट करने वाले हैं. अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस की तरफ रोटेट करते हैं, तो ये होती हैं इधर से, मान लेते हैं हम एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस की तरफ, ये वाई एक्सिस की तरफ. तो एक्स एक्सिस की तरफ रोटेट करने का मतलब क्या हुआ? एक्स एक्सिस की तरफ रोटेट करने का मतलब ये हुआ कि ये रही इसकी एक्सिस, ठीक है, तो मुझे इसको कैसे रोटेट करना पड़ेगा? ये यूं, ठीक है. तो ये मैंने एक तरीके से इसको एक्स एक्सिस की तरफ रोटेट कर दिया. ओके, अब मैं करती हूँ इसको वाई एक्सिस की तरफ रोटेट. वाई एक्सिस की तरफ रोटेट की, ये हो गई इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो यानी कि अब ये यूं इस तरीके से रोटेट होगा. ये हो गया, तो मेरे पास आ गया ये वाइट पोर्शन आ गया. वाइट पोर्शन आ गया लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके. अब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करती हूँ, यानी कि पहले मुझे वाई एक्सिस को रोटेट करना है. तो मैं फिर से इनिशियल पॉइंट पे आ जाती हूँ. वाई एक्सिस की तरफ रोटेट करने का मतलब कि ये हो गई एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो पहले मैं करूँगी ये वाई एक्सिस की तरफ रोटेट. फिर मुझे करना है एक्स एक्सिस की तरफ रोटेट. एक्स एक्सिस क्या होगी? ये हो गई. अब इसकी तरफ रोटेट करेंगे तो क्या होगा आपका? यूँ होगा, इस तरीके से रोटेट होगा, ठीक है. तो ये आ गया ब्लू पोर्शन. तो क्या दोनों में सेम आया? आंसर आया. यहाँ पर आया था वाइट पोर्शन, यहाँ पर आया ब्लू पोर्शन, तो जिसकी वजह से दिस डज नॉट ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ. तो कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है? चाहे इधर करो रोटेट, चाहे इधर करो, दोनों तरफ क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए. लेकिन रोटेशन जो होती है वो ये लॉ ओबे नहीं करती है. दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ वेक्टर. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 28. तो क्वेश्चन 28 क्या कह रहा है? कैन यू एसोसिएट वेक्टर्स विद अ लेंथ ऑफ अ वायर बेंट इनटू लूप, और सेकेंड अ प्लेन एरिया, अ स्फीयर, एक्सप्लेन. तो क्या आप इन तीनों में से किसी के साथ भी इनके साथ क्या वेक्टर्स को जोड़ सकते हो, वेक्टर्स को एसोसिएट कर सकते हो कि हाँ ये एक वेक्टर है, हाँ एक वेक्टर है, एक वेक्टर है, कुछ आप ऐसे कर सकते हैं. तो सबसे पहले पॉइंट देखते हैं, लेंथ ऑफ अ वायर बेंट इनटू अ लूप. तो सबसे पहले एक वायर की लेंथ, तो सबसे पहले तो मैं ये ले लेती हूँ एक वायर, ठीक है, ये रही उसकी वायर की लेंथ. इसको क्या किया? बेंट इनटू लूप. लूप का मतलब इसको ऐसे 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 हम घुमा देते हैं, ठीक है. ओके, तो क्या मैं इसको कह सकती हूँ कि हाँ इसके साथ कोई भी वेक्टर जुड़ा हुआ है? भाई हमने वायर ली है, बट उसके अंदर ये थोड़ी बोला है कि उसके अंदर करंट है. अगर हम कहते हैं कि हाँ जी इसके अंदर करंट मूव कर रहा है, जैसे 10th का कॉन्सेप्ट होता था कि करंट मूव कर रहा है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, फिर हम इसको हम वो रोटेट करते रहते हैं, फिर एन टर्न्स आते हैं, उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है, ठीक है. फिर वहाँ से तो हम डायरेक्शन निकाला करते थे कि किस तरफ है, ऐसे राइट हैंड थंब रूल लगा के ये सब चीज़ें करते थे, डायरेक्शन निकालते थे. भाई यहाँ क्या है? यहाँ पर सिर्फ लेंथ पूछी है,
कि इस लेंथ के साथ क्या हम एसोसिएट कर सकते हैं वेक्टर को। भाई लेंथ के साथ कैसे करोगे, लेंथ क्या होती है, एक तरीके से स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर को आप चाहे तोड़ो मरोड़ो जो मर्जी करो, उस पर कभी कोई डायरेक्शन नहीं आएगी, ठीक है। तो दैट्स वाई फर्स्ट के साथ तो जो आपका वेक्टर है वो एसोसिएट नहीं होता। फिर आती है बी पार्ट, दैट इज अ प्लेन वेक्टर। प्लेन एरिया, प्लेन एरिया का मतलब क्या होता है, प्लेन एरिया का मतलब ये होता है जैसे भाई आप शीट देख रहे हो, ठीक है, दिस इज अ प्लेन एरिया। अब प्लेन एरिया की हमेशा जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है उसके। इसको कैसे आप समझ सकते हैं, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। अगेन मैं इसी का एग्जांपल ले लेती हूँ छोटा सा, ठीक है। तो मान लो ये एक तरीके से एरिया है, ठीक है, ये एक तरीके से एरिया है। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, आपको कैसे दिखाई दे रहा है, किस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, इस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन विच इज नॉर्मल टू द प्लेन, यानी कि परपेंडिकुलर है उसके, ठीक है। अब अगर मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देती हूँ, यहाँ से हटा के यहाँ कर देती हूँ, यानी कि अब ये जो है इसका फेस इधर चला गया, इधर चला गया, क्या आपको दिखाई दे रही है वो वाली, वो लेंथ ब्रेड्थ दिखाई दे रही है जो पहले दिखाई दे रही थी, नहीं दिखाई दे रही ना। क्यों, क्योंकि हमने इसका एक्सिस चेंज कर दिया, हमने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो अब ये जो एरिया वो इस तरफ दिखाई देने लग गया, अब एरिया इस तरफ दिखाई दे रहा है। तो जैसे जैसे ये रोटेशन चेंज हो रही है, एक्सिस चेंज हो रही है आपकी, वैसे वैसे ये प्लेन एरिया भी तो चेंज हो रहा है, उसकी डायरेक्शन भी तो चेंज हो रही है। तो यस, हम इसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं वेक्टर को, क्योंकि ये एक डायरेक्शन बताता है। और अगर हम एक स्फीयर की बात करते हैं, तो मान लो ये एक स्फीयर है, इसका मान लो जो रेडियस है वो लगा लो 5 सेंटीमीटर का रेडियस है, 5 सेंटीमीटर का रेडियस है। तो ऐसे ही मैं इसको ड्रॉ कर सकती हूँ, तो ये एक स्फीयर बन गया। तो ऐसे ही मैं कोई भी 5 सेंटीमीटर का और लेकर कोई और ड्रॉ कर सकती हूँ, तो क्या है, क्या इसके साथ कोई डायरेक्शन लग रही है, नहीं लग रही है, बिकॉज यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ रेडियस की बात हो रही है कि 5 सेंटीमीटर का रेडियस लो, ऐसे 1000 स्फीयर बना लो आप, और 5 सेंटीमीटर का रेडियस की कोई डायरेक्शन है नहीं है। दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ किसके साथ वेक्टर जुड़ेगा, प्लेन एरिया के साथ जुड़ेगा। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, तो out of these only a plane area can be associated with the vector. The direction of this vector area vector is normal to the plane. क्या मतलब हुआ कि अगर आप इस पेज को भी देख पा रहे हैं, इस प्लेन को भी देख पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो आपके यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है, दैट्स वाई। अगर मैं पेज को ऐसे कर दूं, इसकी डायरेक्शन इधर कर दूं, तो आप पेज को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 28। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 क्या कह रहा है, अ बुलेट फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद अ हॉरिजॉन्टल हिट्स द ग्राउंड 3 किलोमीटर अवे. By adjusting its angle of projection, one can hope to hit the target 5 kilometer away. Assume the muzzle speed to be fixed and neglect the air resistance. ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर बुलेट फायर की गई है 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल हिट्स द ग्राउंड, ठीक है। तो ग्राउंड को हिट करती है 3 किलोमीटर अवे. By adjusting the angle of projection, one can hope to hit the target 5 किलोमीटर away. तो यानी कि सबसे पहली बात हमसे पूछा गया है कि जिस एक हम बुलेट को अगर हम फायर करते हैं 30 डिग्री के एंगल पे फायर करते हैं तो वो 3 किलोमीटर जाके गिरती है दूर. तो क्या हम उसके एंगल को चेंज करके हम उसको 5 किलोमीटर दूर गिरा सकते हैं? तो यहाँ पर आपके सिंपल सी दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा, भाई सिर्फ एंगल चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो पड़ जाएगा, हमें उसकी स्पीड भी तो बढ़ानी पड़ेगी कुछ ना कुछ, है ना. यहाँ तो दिमाग हमारा काम करेगा कि अगर हम उसकी स्पीड बढ़ा दें तो चलो वो इतनी दूर जा सकती है. तो ओके, यहाँ से हम अपना एजम्पशन स्टार्ट करते हैं. तो फिर से हमें क्या करना है, हमें करना है कि वो 3 किलोमीटर से आगे 5 किलोमीटर तक जा सकती है. तो हमें क्या चाहिए, उसकी मैक्सिमम रेंज चाहिए, ठीक है, कि कितनी दूर तक जाके गिर सकती है वो, राइट. तो दूर तक जाके गिरने के लिए उसकी मैक्सिमम रेंज 5 दे रखी है. तो क्या रेंज अगर हमारी 5 आ सकती है तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, रेंज के लिए आपका फॉर्मूला होता है u² sin 2 थीटा अपॉन में g. ये होता है रेंज का फॉर्मूला. हमने इसको कैलकुलेट करना है और रेंज अगर 5 किलोमीटर आती है तो यस हम वहां तक पहुंच सकते हैं. अगर रेंज 5 किलोमीटर नहीं आती है तो यानी कि हम वहां पर नहीं पहुंच सकते. तो एंगल हमें चेंज करना है. क्या हम एंगल चेंज करके इसको बढ़ा सकते हैं?
ठीक है, तो सबसे पहली बात हमें वेलोसिटी नहीं पता, हमें तो पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो इनिशियल वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से फेंका गया है, तो उसके लिए उसने कितना ट्रैवल कितना किया, उसने ट्रैवल किया है अभी तक 3 किलोमीटर। तो फिर से आर की यानी कि अभी की रेंज, पहले की रेंज क्या है, इनिशियली उसकी रेंज क्या है 3 किलोमीटर। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, अगेन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी होता है। रेंज 3 किलोमीटर है, यू स्क्वायर हमें निकालना है कि कितनी स्पीड से फेंका था भाई जो इतनी दूर जाके गिरी है वो, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा क्या दे रखा है आपको, कितने एंगल पे फेंका था, थीटा आपको दे रखा है 30 डिग्री के एंगल पे फेंका था, डिवाइड में जी। ओके, और 3 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 60 डिग्री अपॉन में जी। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो √3/2 यहाँ हम पुट कर देंगे, यू स्क्वायर बाय जी √3/2। अब ये पोर्शन इधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, इंटू 2 डिवाइड बाई √3, कैंसिल कर दिया, ये आ गया 2√3 इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। तो हमें पहले सॉल्व करके तो ये मिली, अब हमें चाहिए कि उसकी मैक्सिमम रेंज तक पहुंच सके। तो मैक्सिमम रेंज के लिए हमें कितने भी फेंकना पड़ता है, हमने पढ़ रखा है मैक्सिमम रेंज हमारी कब आती है, जब थीटा हमारा कितना होता है 45 डिग्री होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 थीटा करती हूँ तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, एंड साइन 90 डिग्री हमें पता होता है क्या होती है वैल्यू 1, यानी कि आर मैक्स कितना हो जाएगा आपका यू स्क्वायर बाय जी, यानी कि वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम 45 डिग्री पे अगर एंगल पे फेंकते हैं तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपनी रेंज अटेन कर लेती है। तो ये हो गया यू स्क्वायर बाय जी। यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ से निकाल ली है, दैट इज 2√3। तो 2√3, तो 2 और √3 क्या होता है 1.73, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 6, 2 7 14, 3.46 किलोमीटर तक मैक्सिमम वो जाके गिर सकती है अगर हम उसका एंगल भी चेंज कर दें, दैट इज 45 पे गिरा दें। मैक्सिमम रेंज पे भी हम देखें तो भी 3.46 ही जा सकती है, तो यानी कि 5 किलोमीटर तक तो नहीं जा सकती। ठीक है, सो टारगेट कैन नॉट बी हिट बाय एडजस्टिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को एडजस्ट करके हम टारगेट को हिट नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी। कितनी बढ़ानी पड़ेगी, अगर वो पूछा होता तो हम निकालते, हमसे तो पूछा ही नहीं है। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ बताएंगे कि हमने अगर एंगल भी चेंज कर दिया तो भी हम उतनी रेंज तक नहीं पहुंच सकते। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 29। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। A fighter plane flying horizontally at an altitude of 1.5 km with speed 720 km per hour passes directly overhead an anti-aircraft gun. By what angle from the vertical should be the gun fired for the shell with muzzle speed? एक चीज यहाँ पे मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूंगी, मजल स्पीड क्या होती है। ठीक है, मजल स्पीड का मतलब होता है जो गन होती है ना, गन के जो आगे का हिस्सा होता है जहां से बुलेट निकलती है, दैट इज अ मजल, और मजल से निकलने वाली जो बुलेट होती है उसकी जो स्पीड होती है दैट इज कॉल्ड मजल स्पीड। तो आप लोगों के क्वेश्चंस में बहुत बार यूज हुआ और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मजल स्पीड क्या होती है। क्वेश्चन कर लेंगे लेकिन उन्हें मतलब नहीं पता होता। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि एक प्लेन है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। ठीक है, नीचे से एक एंटी एयरक्राफ्ट गन ने उसको ऐसे शूट करना, आप एक तरीके से समझ लो मिसाइल ने शूट करना उसको। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्लेन जो हॉरिजॉन्टली मान लो इधर ऐसे चल रहा है। कितने एल्टीट्यूड पे चल रहा है, वो है 1.5 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे चल रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, इधर जा रहा है। अब नीचे से ना एक क्या किया गया है, एक गन से, एक एंटी एयरक्राफ्ट गन से उसको शूट किया गया, यानी कि एक मिसाइल की गई है। अगर वो जो मिसाइल है वो ऐसे सीधा डायरेक्टली ऊपर ले दे मारे ऐसे, तो जब तक वो ऊपर पहुंचेगी तब तक तो प्लेन आगे की तरफ चला जाएगा, तो वो मिस हो जाएगी, है ना। तो इनका मेन टारगेट क्या है कि हम मिसाइल को ना कुछ एंगल पे हम इधर फेंके। ठीक है, कुछ एंगल पे इधर फेंके ताकि जैसे जैसे ये इधर की तरफ आए तब तक ये प्लेन इधर आएगा तो वहां पे जाके शूट हो जाएगा।
ठीक है, यूं इस तरीके से जाएगी। तो यानी कि हमें क्या करना है, हमें ये वाला एंगल कि वर्टिकल से एट व्हाट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल, यानी कि वर्टिकल से हम मिसाइल को कितने एंगल पर शिफ्ट कर दें, ये एंगल हमें निकालना है। तो ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस, प्लेन हमारा इधर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, और ये हो जाएगी हमारी गन जिसको हमने थीटा एंगल पे इधर की तरफ टिल्ट किया है, सो दैट कि वो जब जैसे हम इसको फायर करें वो यहाँ पर जाए और दोनों की तरफ यहाँ टकरा जाए एंड खत्म। ओके, ठीक है। अब जो हमारा प्लेन है वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, इधर वेलोसिटी ऑफ प्लेन कितनी है, 720 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और जो स्पीड इसकी है वो कितनी स्पीड है, 600 मीटर पर सेकेंड। तो 600 मीटर यानी कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट लगा लो, ठीक है, ये कितनी है, 600 मीटर पर सेकेंड है। अब ये मीटर पर सेकेंड है तो इसको भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड डिवाइड में 1 आवर में कितने सेकेंड्स, दैट इज 600 सेकेंड्स। तो ये आ गया 200 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो प्लेन है वो इधर चल रहा है 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और जो गन है वो इधर की तरफ जाएगी, कितनी स्पीड से जाएगी, 600 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने ये एंगल थीटा फाइंड करना है। तो अब इसको ध्यान से देखिए, सिर्फ इसी चीज को ध्यान से देखना कि ये थीटा जो प्लेन है वो ऐसे परपेंडिकुलरली जा रहा है, ठीक है, ये रहा हमारा ये रही वेलोसिटी ऑफ प्लेन, और ये रहा वेलोसिटी ऑफ गन। तो क्या ये एक ट्रायंगल बन सकता है, यस। अगर ये P है, मान लो ये Q है और ये मान लो R है, ठीक है, तो ये थीटा रहा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर वेलोसिटी हो जाएगी ना, वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस आ जाएगी, ये चीज़ आ जाएगी। तो मैं यहाँ से थीटा फाइंड कर सकती हूँ, डेफिनेटली कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे हम इसको, क्या लगेगा, सबसे पहले तो याद करिए हमारा जो हम 10th में पढ़ते आए हैं गाना, कौन सा गाना होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो हमारे पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन लगेगा, साइन का। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। यहाँ पर देखिए ये वेलोसिटी का क्या है, मैग्नीट्यूड है, दैट्स वाई हम इसको इस फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 200 डिवाइड में 600, कैंसिल, ये आ गया 1/3। तो साइन थीटा आ गया आपके पास 1/3, और यू कैन राइट थीटा कितना आ गया, साइन इनवर्स 1/3। हमें यही थीटा चाहिए था वर्टिकल से, देखिए मोस्टली हम यहाँ से लेते हैं लेकिन उन्होंने बोला वर्टिकल से, तो वर्टिकल से यानी कि ये चीज़ चाहिए, तो ये थीटा हमने फाइंड कर लिया यहाँ तक, तो ठीक है। अगर आप अपना आंसर यहाँ पे भी छोड़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे इसको अगर आपने पॉइंट्स में लेकर आना है तो पॉइंट्स में आता है आप लोगों का 19 डिग्री 30 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली, इतना आता है। अगर आप यहाँ भी छोड़ेंगे तो भी कोई गलत नहीं है, ओके। तो यहाँ तक तो हमने थीटा फाइंड कर लिया। आगे क्या पूछ रहा है, एट व्हाट मिनिमम एल्टीट्यूड शुड द पायलट फ्लाई द प्लेन टू अवॉइड बीइंग हिट, यानी कि उसे कम से कम कितनी हाइट पर उसे अपने प्लेन को फ्लाई करना चाहिए सो दैट कि वो इस चीज़ को हिट को क्या कर सके, अवॉइड कर सके। तो अवॉइड कैसे किया जा सकता है, इसको इससे बढ़ा के, ठीक है, यानी कि वो अपने प्लेन को एकदम ऊपर ले जाए, बहुत ऊपर ले जाए, ताकि ये मिसाइल की मैक्सिमम रेंज से वो आउट हो जाए। इसको ध्यान से दोबारा समझते हैं, तो इसको दोबारा ध्यान से समझिए, ये रही हमारी मिसाइल, ठीक है। तो मिसाइल की हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, हमारे पास यहाँ थीटा भी आ चुका है, ठीक है। तो अब देखो थीटा ये वाला है, ओके। तो अगर मैं इसकी मैक्सिमम रेंज देख लूँ या मैक्सिमम हाइट देख लूँ कि मैक्सिमम हाइट कितनी तक पहुंच जाती है, हमने देख रखी है ऐसी प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो ये हो गई इसकी मैक्सिमम हाइट, है ना, ये हो जाएगी h मैक्सिमम। तो हम ये देख लेते हैं कि जो मिसाइल है वो कितनी h मैक्सिमम तक पहुंच पाएगी। तो जो प्लेन इधर मूव कर रहा है उसको कितने ज़्यादा ऊपर जाना पड़ेगा सो दैट वो इस हाइट से क्या हो जाए, बच जाए। अगर इस हाइट से प्लेन ऊपर की तरफ मूव करेगा तभी तो वो हिट बचा पाएगा,
है ना। तो यानी कि अगर मैं निकाल लेती हूँ कि जो हमारी मिसाइल है वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच पाती है, तो उससे मैं कह सकती हूँ कि इतनी हाइट से ऊपर प्लेन को मूव करना चाहिए टू अवॉइड द हिट। क्लियर होगी। इन शॉर्ट हमें क्या फाइंड करना है, हमें अभी मिसाइल की मैक्सिमम हाइट देखनी है कि वो कितनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच सकती है। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, एच मैक्स। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, गन लिख दो या फिर मिसाइल लिख दो, ठीक है, या एंटी एयरक्राफ्ट लिख दो। ओके, अब इसकी हमें क्या निकालनी है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये होता है। अब यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं थीटा में। ये जो थीटा होता है ना, ये वाला जो थीटा होता है ये एक्स एक्सिस से ऊपर वाला होता है कि ये कितनी ऊपर उठा हुआ है, ये वाला थीटा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये तो थीटा ये वाला हो गया, हम मान लेते हैं इसको थीटा 1 मान लेते हैं वर्टिकल के लिए, इसको हम मान लेते हैं थीटा 2, यानी कि यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, थीटा 2 आएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अंदर जो थीटा होता है वो एक्स एक्सिस से कितना उठा हुआ है वो वाला थीटा होता है, तो वो हमने यहाँ पर ले लिया थीटा 2, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया थीटा 2। ठीक है, तो हमारे पास थीटा 2 तो है ही नहीं, इनिशियल स्पीड है हमारे पास जी हमें पता होता है, लेकिन हमारे पास थीटा 2 नहीं है। थीटा 2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 90 में से अगर थीटा 1 में माइनस कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास थीटा 2 निकल आएगा, राइट। तो क्या करें हम यहाँ पे, तो ध्यान से देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे हम। अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि अगर आप एग्जाम में बैठे हुए हो और आपको ये वैल्यू तो निकालनी, आपको ये वैल्यू निकालनी नहीं आती, तो आप 90 में से इस वैल्यू को कैसे माइनस करोगे, तो आपका तो जो क्वेश्चन होगा यहीं तक ही छूट जाएगा, है ना, ऐसा ही होगा। तो हम अब क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ तक की वैल्यू पता है, यहाँ तक की वैल्यू पता है, यानी कि थीटा 1 की वैल्यू पता है, साइन थीटा 1 की वैल्यू पता है। ओके, तो मुझे चाहिए साइन थीटा 2 की वैल्यू चाहिए, उसको मैं कैसे निकाल सकती हूँ, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, दैट इज मुझे पता है थीटा 1 प्लस थीटा 2 जो है वो 90 डिग्री का है, थीटा 2 मुझे चाहिए, वो क्या हो सकता है, 90 माइनस थीटा 1 हो सकता है ना। तो अब यहाँ पे लगा दो साइन थीटा 2 इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा 1, दोनों तरफ साइन लगा दिया। अब हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस थीटा 1। तो यस, हम यहाँ पे लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 की जगह लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा 1 लिख सकते हैं अपॉन में 2g। ठीक है, तो अब हमारे पास साइन थीटा 1 आया हुआ, दैट इज 1/3, वहां से हम कॉस थीटा 1 निकाल सकते हैं। कैसे, आइडेंटिटी होती है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये क्या है हमारे पास 1/3 है, तो 1/3 का स्क्वायर कर दो, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम, ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 1/9, दैट इज 9 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 8/9, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 निकाल रहे हैं तो 1 लगा देंगे। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, एच मैक्स कितना आता है, यू स्क्वायर, किसकी यू स्क्वायर, मिसाइल की, मिसाइल कितनी स्पीड से मूव कर रही थी, बुलेट, यानी कि हम कह सकते हैं दैट इज 600, तो ये हो जाएगा 600 का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर दैट इज कितना आ गया, 8/9 आ गया आपका, 2g, तो 2 इंटू जी के लिए हम नॉर्मली ले लेते हैं 10 ले लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, ये हो गया 4, 600 इंटू 600 इंटू 4 अपॉन में दिस, 0 से 0 कैंसिल, 3 3 जा 20, फिर से इसको कैंसिल कर दिया, दिस इज 200। ठीक है, ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 और साथ में 3 जीरोस, मीटर एच मैक्स, और यू कैन राइट 16 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि जो हमारी मिसाइल है वो मैक्सिमम कितनी हाइट पे जा सकती है, वो 16 किलोमीटर की हाइट पे जा सकती है। अब प्लेन को अगर ये हिट अवॉइड करनी है तो प्लेन को 16 किलोमीटर से ऊपर की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे,
thus the pilot should fly the plane at a minimum altitude of 16 किलोमीटर to avoid being hit. ठीक है, अब ये तो मैंने लिख दिया जस्ट बिकॉज मुझे एनसीईआरटी से अपना आंसर मैच करना था. अगर हम प्रैक्टिकली सोचें, अगर वो 16 किलोमीटर पे जाएगा यानी कि वहां तक तो मिसाइल जा ही रही है, वो तो ब्लास्ट होगा ही होगा, उसको 16 किलोमीटर से थोड़ा सा ऊपर मूव करना पड़ेगा ताकि वो अवॉइड कर सके बीइंग हिट. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एट अ मिनिमम एल्टीट्यूड ऑफ 16, हम ऐसे लिख सकते हैं द पायलट शुड फ्लाई द प्लेन जस्ट अबव 16 किलोमीटर टू अवॉइड बीइंग हिट. जस्ट अबव यानी कि 16 किलोमीटर से थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि अगर 16 पे जाएगा वो तो हिट होगा ही होगा ना, राइट. तो प्रैक्टिकली तो इसका आंसर ये बनता है कि जस्ट अबव. ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30th विच इज इंपॉर्टेंट वन. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 31st. तो अब क्वेश्चन 31st क्या कह रहा है, अ साइक्लिस्ट इज राइडिंग विद अ स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर एज ही अप्रोचेस अ सर्कुलर टर्न ऑन द रोड ऑफ रेडियस 80 मीटर. ही अप्लाइज ब्रेक एंड रिड्यूसेस हिज स्पीड एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 0.50 मीटर यहाँ पे पर सेकेंड स्क्वायर है. ठीक है, एवरी सेकेंड. तो what is the magnitude and the direction of the net acceleration of the cyclist on the circular turn? तो यहाँ पर क्या है, एक साइक्लिस्ट है जो 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक सर्कुलर मूव कर रहा है, और जैसे वो सर्कुलर टर्न लेता है जिस पे रेडियस 80 मीटर है, वहाँ पे वो अप्लाई कर देता है ब्रेक, और उसकी जो स्पीड है वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही है, रिड्यूस हो रही है इतने रेट से. ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, क्या मैग्नीट्यूड है, क्या डायरेक्शन है नेट एक्सेलरेशन का. नेट एक्सेलरेशन से आपको पता होना चाहिए कि जब एक सर्कुलर मोशन में अगर कोई मूव कर रहा होता है, अगर एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई मूव कर रहा है तो उस पे एट एवरी पॉइंट एक अंदर की तरफ एक एक्सेलरेशन लग रही होती है, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रही होती है ना. कैसे कि इस पॉइंट पे अगर कोई बंदा यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो वेलोसिटी इधर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसे परपेंडिकुलरली, फिर वेलोसिटी इधर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसे परपेंडिकुलरली इनवर्ड, राइट. तो एवरी पॉइंट पे एक्सेलरेशन जो होती है वो इनवर्ड की तरफ होती है एंड दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ठीक है, अब यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो नहीं रहा, यहाँ उसने जैसे ही टर्न लिया, ठीक है, तो ये था 80 मीटर का रेडियस. जैसे मान लो उसने जैसे यहाँ पर ऐसे टर्न लिया तो उसकी जो स्पीड थी ना वो रिड्यूस हो गई. ठीक है, और जो एक्सेलरेशन थी वो कितनी हो गई, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की हो गई एक्सेलरेशन उसकी. ठीक है, तो अब रिड्यूस हुई है एक्सेलरेशन, यानी कि मोशन के, ये मोशन था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी और ये हो जाएगी उसकी एक्सेलरेशन. ये एक्सेलरेशन यानी कि ये कौन सी एक्सेलरेशन होगी, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी. यानी कि जब हम एक लीनियर मोशन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं कि जब कोई मोशन, जैसे यहाँ से ऑब्जेक्ट आ रहा होता है, यहाँ पे वो ब्रेक लगाता है तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, तो एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तभी हम नेगेटिव लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर भी जैसे वो आगे की तरफ गया तो यहाँ पर भी उसने ब्रेक अप्लाई करी और उसके पीछे की तरफ एक क्या प्रोड्यूस हुई है, टेंजेंशियली क्या प्रोड्यूस हुई है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है एट दिस पॉइंट. ठीक है, और एट दिस पॉइंट यहाँ पर दो एक्सेलरेशन वर्क कर रही होंगी, क्यों, क्योंकि एक वो सर्कुलर मोशन में भी मूव कर रहा है, तो यानी कि उसकी कौन सी एक एक्सेलरेशन होगी, यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगी और ये होगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक टेंजेंट और एक रेडियस की तरफ. यानी कि क्या हो गया, हमने पढ़ रखा है 10th में कि टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस, तो ये हो गई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये हो गई आपकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नेट एक्सेलरेशन. ये 80 मीटर जो लिखा है वो मैंने रेडियस लिखा हुआ है. ठीक है, तो अब इन दोनों को उठा के मैं यहाँ लिखती हूँ. तो एट दिस पॉइंट यहाँ पर एक प्रोड्यूस हो रही है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यहाँ प्रोड्यूस हुई है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये आ रहा है दोनों के अंदर 90 डिग्री. यानी कि मुझे नेट चाहिए, दोनों ही वेक्टर है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लग जाएगा, और दोनों के दोनों टेल जुड़े हुए हैं तो क्या लगेगा यहाँ पे वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ लगेगा.
ठीक है, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे और ये उसका डायगोनल, तो ये आ जाएगी उसकी नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो नेट एक्सेलरेशन के लिए अब हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और हमें क्या चाहिए, उसकी हमें डायरेक्शन भी चाहिए। तो पहले मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, हम दोनों 90 डिग्री पे है, तो 90 डिग्री के लिए क्या लगाते हैं हम, AC का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे AT का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है ना, वैसे इसका स्क्वायर प्लस 2 AC AT कॉस थीटा होता है ना, लेकिन थीटा दोनों में यहाँ पे क्या 90 डिग्री, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा आपके पास फाइनल। यानी कि हमें एक पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चाहिए, फिर हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चाहिए। ओके, तो चलिए निकालते हैं। तो हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है, दैट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ऑल्सो ये किस में होगा, नेगेटिव में होगा, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रही है, क्योंकि रिड्यूस हो रही है, हमने पता था, हमें पहले भी हमने कर रखा है, 9th में भी पढ़ रखा है हमने ऐसा, तो ये क्या होता है, नेगेटिव की तरफ होता है। ठीक है, ओके, तो ये तो आ गया हमारे पास। अब हमें चाहिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास एक तो वेलोसिटी है उसके घूमने की, और हमारे पास रेडियस भी है। तो हमने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के, बहुत सारे फॉर्मूलाज। कौन कौन से होते हैं फॉर्मूलाज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, एक तो वेलोसिटी स्क्वायर बाय रेडियस, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बाय इनटू रेडियस, तो ये तो है नहीं हमारे पास, ये फ्रीक्वेंसी भी नहीं है, तो कौन सा लगेगा फॉर्मूला, वेलोसिटी का स्क्वायर बाय रेडियस। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालने वाले हैं, दैट इज वेलोसिटी का स्क्वायर बाय रेडियस। तो वेलोसिटी जो आपको दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 27 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600, कैंसल, ये हो जाएगा 9 3 एंड 9 4। ठीक है, सो दिस विल बी 30/4 और 15/2 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई वेलोसिटी। ठीक है, एंड रेडियस कितना दे रखा है, 80 मीटर दे रखा है। ओके, तो वेलोसिटी का स्क्वायर दैट इज 15/2 इंटू 15/2 डिवाइड में रेडियस इज 80। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 5 3 5 1 5 6 30, तो ये हो जाएगा 45 डिवाइड में 64, दैट विल बी इक्वल टू 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये होगी टेंजेंशियल, दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, दिस इज 0.7 का स्क्वायर, दिस इज माइनस 0.5 का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट नेट एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0.86 meter per second square. Now this is the magnitude of net acceleration. अब हमें क्या करना है, ये तो हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, अब हमें निकालनी है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डायरेक्शन के लिए थीटा फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं थीटा फाइंड हम, मान लो अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस, है ना। तो परपेंडिकुलर वही है एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बेस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो हम लगाएंगे यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिवाइड में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा आपके पास 0.7 डिवाइड में 0.5 विच इज इक्वल टू 1.4। तो यहाँ पर यहाँ थीटा, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 1.4। तो आप अपना आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो अगर आपको tan इनवर्स 1.4 को सॉल्व करना है तो यू विल गेट थीटा इज इक्वल टू 54 डिग्री 28 मिनट्स या 5 मिनट्स भी आ सकता है, दैट इज अप्रॉक्सीमेट आंसर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 31 जिसके अंदर हमने डायरेक्शन निकाली एंड मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है इसका, शो दैट अ प्रोजेक्टाइल एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय दिस। यानी कि हमें क्या करना है, हमें तो एक प्रोजेक्टाइल एंगल देखना है, किसके बीच में, वेलोसिटी के बीच में एंड एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम प्रोजेक्टाइल मोशन बनाते हैं एक तरीके से, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं।
तो हम बनाते हैं, ये रही आपकी y एक्सिस, ये रही x एक्सिस एंड दिस इज द प्रोजेक्टाइल, ठीक है। एंड मान लो ये किसी एंगल थीटा से फेंका गया है, ओके। तो इनिशियली फेंका गया, यहाँ पर एक तरीके से थीटा है एट टाइम t, तो यानी कि यहाँ पर टाइम जो है वो एक तरीके से नहीं है, टाइम t इक्वल्स टू 0 ले रही हूँ मैं, बिल्कुल O पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं इसको मान लेती हूँ थीटा नॉट, मान लेती हूँ कि बिल्कुल इनिशियल, ठीक है, जब टाइम हमारे पास था ही नहीं, एट 0 टाइम, ओके। अच्छा, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर जो है इस तरीके से वेलोसिटी गई है, ठीक है। इस वेलोसिटी के लिए जो ये होगा x कंपोनेंट होगा और ये होगा y कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो इनिशियली 0 ले रहे हैं हम, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं इनिशियल के लिए ux, ठीक है, एंड यहाँ मान लेते हैं हम uy, और ये इनिशियल वेलोसिटी u से हमने फेंका है इसको, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पर ना इनिशियली क्या लिया गया है, जो वैल्यूज़ ली गई हैं वो कैसे ली गई हैं, इनिशियल वेलोसिटी ली गई है v नॉट, ठीक है, और जो इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस की तरफ है तो उसको ले लिया गया है v नॉट x, और जो y एक्सिस की तरफ है उसे ले लिया गया है v नॉट y। तो इन लोगों से मैच करने के लिए तो हमने क्या किया है, ये नोटेशंस यूज़ कर लिए हैं, ओके ओके। तो ये तो हो गया बिल्कुल स्टार्टिंग का, व्हेन टाइम t इक्वल्स टू 0। हमें क्या बताना है, एट टाइम t, यानी कि किसी रैंडम टाइम t पर। तो अब जो ऑब्जेक्ट हमने ऊपर की तरफ फेंका तो यहाँ पे जाएगा वो, ठीक है। अब यहाँ के लिए तो ये जो वेक्टर होगा वो और इधर की तरफ टर्न हो जाएगा u, ठीक है। अब इस टाइम पे क्या होगा, ये रहेगी इसकी x एक्सिस और ये रहेगी इसकी y, तो y का कंपोनेंट चेंज हो जाता है और x का कंपोनेंट चेंज नहीं होता है, सेम रहता है कंपोनेंट, है ना। तो मान लो ये पॉइंट कोई P है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इनिशियल माना है तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से फाइनल मान लेते हैं एट टाइम t, ओके। तो ये हो जाएगा थीटा एट टाइम t, और ये हो जाएगी इसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी v, ठीक है। जो ये कंपोनेंट था, x कंपोनेंट जो था वो तो वही रहेगा, सेम रहेगा, दैट इज अगर मैं vx की बात करती हूँ तो vx विल बी इक्वल टू ux, क्योंकि ड्यूरिंग अ प्रोजेक्टाइल मोशन जो x कंपोनेंट होता है वो पूरी पाथ पे सेम रहता है, ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो ux ये हो जाएगा और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, vx भी यही हो जाएगा, तो ये हो गया आपका vx, ओके, ठीक है। फिर ये y कंपोनेंट की बात करते हैं तो ये हो जाएगा vy कंपोनेंट, ओके। चलिए हमें क्या फाइंड करना है, हमने ये एंगल एट टाइम t फाइंड करना है, ओके। तो जो जो हमें इंफॉर्मेशन पता है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें पता है कि x कंपोनेंट की बात करते हैं तो x कंपोनेंट में इनिशियल कंपोनेंट इक्वल्स टू फाइनल कंपोनेंट, क्योंकि x कंपोनेंट जो होता है वो क्या रहता है, थ्रू आउट द मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन सेम रहता है, ओके। और अगर हम y कंपोनेंट की बात करते हैं तो vy को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो vy के लिए देखो हमें टाइम भी कंसीडर करना है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमारी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो कैसे, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ मोशन को ये मानते हैं तो हम नेगेटिव g मानते हैं, अगर कोई हम मोशन ऊपर से नीचे की तरफ मानते हैं तो पॉजिटिव, क्योंकि ये मोशन इज अवे फ्रॉम ग्रेविटी, दैट्स व्हाई वी टेक इट एज नेगेटिव, दिस मोशन इज टुवर्ड्स द ग्रेविटी, दैट्स व्हाई वी टेक इट एज पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशंस हम 9th स्टैंडर्ड से ही करते आ रहे हैं, इसलिए मैंने इनके अंदर कोई चेंजेस नहीं किए हैं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। याद होना चाहिए कि ग्रेविटी से अवे कोई चीज जाएगी तो हम लेंगे -g, ग्रेविटी की तरफ कोई चीज आएगी वी विल टेक पॉजिटिव g। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो यानी कि जो g होगा वो क्या होगा, नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी -g, ठीक है। एट टाइम क्या रहेगा, t टाइम रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u कितनी है इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर v नॉट मान रखी है तो v नॉट लगा लेते हैं, ओके। एंड और इसी के कंपोनेंट की बात करते हैं तो ux की बात करें तो ux तो ये है आपका, ठीक है,
और यू वाई की बात करें कि इनिशियल वेलोसिटी इन वाई कंपोनेंट वो कितनी थी, ये ले रखी है, ये नोटेशंस ले रखी हैं हम लोगों ने, ठीक है। हमें क्या चाहिए, ये सब चीज़ें तो हमें गिवन थी, ये हमने निकाल ली। हमें चाहिए एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो एंगल चाहिए इनके बीच में, एक तो वेलोसिटी कंपोनेंट के बीच में चाहिए, ये रहा, और एक एक्स एक्सिस, यानी कि ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो ये एंगल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये फिगर उठा के मैं यहाँ बना रही हूँ, ठीक है। तो ये रहा वी वाई, ये रहा वी एक्स, ये रहा v और ये रहा थीटा t। मुझे चाहिए थीटा एंगल एट टाइम t। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको इस तरीके से बना लूं, तो ये हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, बेस। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। नाउ व्हाट इज परपेंडिकुलर हेयर, ये वी वाई है तो ये भी वी वाई होगा, एंड डिवाइड में ये क्या है वी एक्स, तो हम लिखेंगे यहाँ पर वी एक्स। हम यहाँ सारे के सारे मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहे हैं, दैट्स वाई वी आर टेकिंग मैग्नीट्यूड, कहीं भी हमने वेक्टर नहीं लगाया है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया वी वाई। अब वी वाई की वैल्यू हमें चाहिए, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस। तो फाइनल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस हम कैसे निकाल सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला रहेगा आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन लगा दे, इनिशियल वेलोसिटी u प्लस ए टी, यही चाहिए हमें। तो फाइनल वेलोसिटी इन y कंपोनेंट यानी कि यू वाई, एक्सेलरेशन इन y, वो तो एक ही बात है, टाइम भी वही चीज़ हो जाएगी। वी वाई हमें चाहिए, यू वाई क्या था आपके पास वी नॉट, और जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम क्या लेते हैं माइनस का g, और ये हो गया t। तो ये आ गई आपके पास वी वाई की वैल्यू। नाउ व्हाट इज वी एक्स आपके पास ऑलरेडी ये है, वैल्यूज पुट कर दो, पुट the values of Vx and Vy in equation 1, वैल्यू में पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई, दैट इज वी नॉट वाई माइनस जी टी अपॉन में वी एक्स की वैल्यू क्या है वी नॉट एक्स। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए थीटा, तो क्या करेंगे उसके लिए, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v नॉट y माइनस जी टी अपॉन में v नॉट x। क्या हमें यही प्रूफ करना था, यस यही हमें प्रूफ करना था। तो इसको एक बार दोबारा से देखते हैं, क्या किया है हमने। सबसे पहले हमें बोला था कि हमें एंगल निकालना है वेलोसिटी और x एक्सिस के बीच में किसी टाइम t पर। तो किसी टाइम t के लिए पहले हमने इनिशियली मान लिया कि इनिशियली टाइम क्या था 0 था, तो वहाँ पे एंगल बन रहा था थीटा नॉट बन रहा था। तो इनिशियल वेलोसिटी को हमने मान लिया इधर कंपोनेंट यू एक्स, इधर कंपोनेंट यू वाई। यहाँ के कंपोनेंट्स को देखते ही हमें लगा भाई यू एक्स क्या हो सकता है, कि बुक में कैसे नोटेशंस ले रखी हैं। तो यू इनिशियल वेलोसिटी यू को मान लिया वी नॉट, ठीक है। यू एक्स क्या होता है, यू एक्स इज वी नॉट एक्स, और हमने देखा आफ्टर टाइम टी के बाद जो हमारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होते हैं एक्स कंपोनेंट तो बिल्कुल सेम रहते हैं। तो जो फाइनल कंपोनेंट होगा एक्स का वो भी वही होगा जो इनिशियल था कंपोनेंट। किस में चेंज आएगा, सिर्फ वाई कंपोनेंट में। इनिशियल कंपोनेंट था यू वाई, फाइनल कंपोनेंट हो गया वी वाई। अब वी वाई और हो गया ये फाइनल वेलोसिटी वी। हमें चाहिए था एंगल एट टाइम टी, ये वाला चाहिए था। इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया, देखा कि कौन सा लग सकता है यहाँ पर। यहाँ लगा tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि वी वाई बाई वी एक्स। तो वी एक्स की तो वैल्यू मेरे पास थी कि हाँ जी इनिशियल फाइनल कंपोनेंट एक्स एक्सिस का, इनिशियल कंपोनेंट एक्स एक्सिस का दोनों सेम है, तो वो पुट कर दिया। वी वाई के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लगाई इक्वेशन जो हमारे पास होती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो वाई कंपोनेंट के लिए लगा रहे हैं तो वी वाई हो जाएगा, यू वाई हो जाएगा ए टी। तो यू वाई तो हमने नोटेशन दे रखी है, ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है तो नेगेटिव, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट करी, थीटा की वैल्यू आ गई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 32 का ए पार्ट। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, शोज दैट द प्रोजेक्टाइल एंगल थीटा नॉट फॉर अ प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाय दिस एंड वेयर द सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। अब यहाँ पे क्या है, जैसे हमने इनिशियली माना था ना ये, तो अब हमें इस थीटा नोट की वैल्यू चाहिए, इस थीटा नोट की वैल्यू चाहिए। तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, tan इनवर्स। तो क्या करेंगे, अब इनिशियल कंपोनेंट डिवाइड में जो आपका y कंपोनेंट था डिवाइड में x कंपोनेंट। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही है,
यहाँ पर HM है और R है। HM क्या होता है? मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, है ना। और ये क्या होती है? रेंज, मैक्सिमम रेंज यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यही होता है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इन लोगों को नहीं चूज करते, इनिशियल एंड फाइनल इनिशियल y कंपोनेंट एंड इनिशियल x कंपोनेंट को चूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उसके अंदर तो मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज है ना, तो हम वो वैल्यू पुट करते हैं। ओके, तो ये हम सबसे पहले HM निकालते हैं। HM क्या होता है? मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ लिखते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। क्या फॉर्मूला होता है HM का? हमने पढ़ रखा है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g होता है ना। अब यहाँ पर जो हमने कंपोनेंट्स लिए हैं वो क्या है? u क्या था? इनिशियल वेलोसिटी हमने किससे ले रखी है? v0 से ले रखी है ना। इनिशियल वेलोसिटी हमने v0 से मान रखी है, कि जो इन्होंने नोटेशन यूज कर रखे हैं वो यूज कर लेते हैं। साइन स्क्वायर, अब थीटा नॉट हमने मान रखा था इनिशियली जो रीजन पे था, तो थीटा की जगह क्या लिख लेंगे हम? थीटा नॉट लिख लेंगे, डिवाइड में 2g। ये हो गई HM, आ गया HM। अब क्या करेंगे, हमें R भी चाहिए तो R भी निकाल लेते हैं। ये हो जाएगी रेंज। अब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो अब रेंज निकालते। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? R इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, ये होता है फॉर्मूला। और इट कैन बी रिटन एज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था रेंज के टाइम पे। अब यहाँ पर जो नोटेशंस हम यूज कर रहे हैं वही नोटेशन यूज कर लेते हैं। इनिशियल के लिए v0 स्क्वायर, 2 साइन थीटा के लिए थीटा नॉट, कॉस थीटा के लिए थीटा नॉट, डिवाइड में g। अब ये आ गई आपके पास रेंज। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। यहाँ क्या है? HM बाय R, है ना, HM बाय R। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, HM ऊपर चाहिए, ठीक है, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, तो ये हो जाएगा HM बाय R इक्वल्स टू, ये वैल्यू ऊपर लिख देते हैं, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर बाय 2g, एंड डिवाइड में लिखेंगे तो ये रेसिप्रोकल ऊपर चला जाएगा, g डिवाइड में v0 स्क्वायर 2 साइन थीटा नॉट कॉस थीटा नॉट। ओके, अब देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे g से g कैंसिल हो रहा है, v0 स्क्वायर से v0 स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो रहा है। क्या बच रहा है? ऊपर बच रहा है साइन थीटा नॉट, नीचे क्या बच रहा है? 2 2 जा 4, सॉरी g कैंसिल हुआ, 2 नहीं कैंसिल हुआ, 2 2 जा 4, और ये तो साइन गया, क्या बच गया यहाँ पे? कॉस थीटा नॉट, ठीक है। दैट कैन बी रिटन एज साइन बाय कॉस, क्या होता है? टैन, है ना, तो टैन थीटा नॉट बाय 4। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? HM बाय R, और राइट हैंड साइड में क्या है? टैन थीटा नॉट बाय 4। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या मिलेगा हमें? टैन थीटा नॉट इज इक्वल टू 4 HM बाय R मिल जाएगा। हमें क्या प्रूफ करना है? सिर्फ थीटा नॉट चाहिए इधर, तो हम थीटा नॉट इधर रखेंगे, टैन को उधर ले जाते हैं, टैन इनवर्स 4 HM बाय R। क्या यही प्रूफ करना था हमें? यस, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये था इसका सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हमने देखा कि हमारे यहाँ पर इनिशियल x कंपोनेंट और y कंपोनेंट वाला तो फॉर्मूला नहीं लगने वाला, HM चाहिए, R चाहिए, तो दोनों की वैल्यूज रखी, दोनों को हमने डिवाइड किया और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 32, लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।